गुड मॉर्निंग। श्याम महाविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सॉइल साइंस यानी मृदा शास्त्र, और उसमें हम पढ़ रहे थे वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों का अपक्षय। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अपक्षय में हमने उनका प्रभावित करने वाले, चट्टानों का अपक्षय करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आधा अध्ययन हमने किया था, 3 प्रकार से उनको वर्गीकृत किया था: भौतिक, रासायनिक और कार्बनिक। भौतिक जो कारक होते हैं जैसे ताप है, जल है, दाब है, वायु है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम आगे बात करेंगे। दूसरा इसका जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो 3 थे मुख्यतः। एक तो था भौतिक, भौतिक को हम पढ़ चुके हैं। एक था कार्बनिक और एक है रासायनिक। भौतिक हम पढ़ चुके हैं और अभी हम जो अध्ययन करेंगे, जो पढ़ेंगे वो है रासायनिक। रासायनिक में होता क्या है, देखो ये अभिक्रियाएं होती हैं जो मिनरल्स, जो चट्टानों में जो खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं वो रसायन के रूप में होते हैं, वो तत्व के रूप में होते हैं। मैंने पढ़ाया था जब खनिजों की बात कर रहे थे, खनिजों को वर्गीकृत कर रहे थे, तब बताया था। इसमें आगे क्या होता है, इसमें आगे सामान्य चीज़ें होती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हमेशा चलती रहती है। रसायन रहते हैं वो ऑक्सीजन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, वाटर के साथ है, जल के साथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, अभिक्रियाएं करते रहते हैं और ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है और बहुत सालों तक, जब से चट्टान बनेंगी उसमें खनिज पदार्थ होंगे तब तक चलता रहेगा। ये अभिक्रियाएं मृदा बनने के बाद भी चलता रहता है। होता क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के होने से ये धीरे धीरे मृदा के कणों में टूट जाता है। इसके कण है वो जो खनिज पदार्थ है वो अभिक्रियाएं करते हैं। कोई भी चट्टान है उससे अभिक्रिया की और धीरे धीरे उसके जो कण हैं वो पानी के साथ या वायु के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो चट्टान के जो कण हैं वो अलग होते जाएंगे। इसी को अपक्षय बोलते हैं। चट्टानों से मृदा में परिवर्तन अपक्षय कहलाता है, आपको बताया था। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के कौन से आधार पर होते हैं कि कौन इनके साथ अभिक्रिया कर रहा है, उसके आधार पर इनको विभाजित किया जाता है। पहला आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें ऑक्सीजन है वो ऐड होगा। नाम से ही स्पष्ट है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन कोई ना कोई काम करेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा इसमें। ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन निकलता है। या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा या कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हाइड्रोजन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर ऑक्सीजन ऐड होगा। उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जब चट्टानें वायु के अंदर वायु के साथ अभिक्रियाएं करती है, वायु के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, चट्टानों के जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, फेरस ऑक्साइड FeO, अब इसके साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो बन जाता है Fe2O3। Fe2O3 इसके अंदर आयरन ऑक्साइड हमने बताया था, अब ऑक्सीजन के साथ वायु के साथ अभिक्रिया करता है और ये हमने खनिज पदार्थों में पढ़ा था। अगर मैं और एग्जांपल लूं, जैसे आपका पायराइट होता है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, FeSO4। Fe के साथ सल्फर जो पायराइट है उसके साथ ऑक्सीजन करके FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट नाम का कोई खनिज बन जाता है। तो इस प्रकार जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है वो होती है खनिज पदार्थों में, और जो खनिज पदार्थ हैं
वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके दूसरा रसायन बना लेते हैं और उस रसायन के जो गुण हैं, वो रासायनिक गुण है, वो अलग अलग होते हैं और वो चट्टानों से अलग हो जाते हैं। इसी को अपक्षय का नाम दिया गया है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड करना या हाइड्रोजन को रिमूव करना ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा पार्ट जो इसमें रहता है वो आपका है अवकरण। साथ के साथ लिखते रहेंगे। दूसरा पार्ट आपका इसमें रहता है अवकरण। अवकरण इंग्लिश में बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा, ऑक्सीकरण का उल्टा। उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया था, इसमें ऑक्सीजन को क्या है, निकाल देंगे, या फिर हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। या तो ऑक्सीजन को निकाल देंगे या हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? आप रिडक्शन बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या रहता है? उसी का उल्टा है तो उसी का उल्टा। एग्जाम्पल है Fe2O3 को FeO प्लस O2। ऑक्सीजन निकल गया ना इसमें से, ऑक्सीजन इसमें फेरस ऑक्साइड था, तो इसमें से क्या निकला? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकला तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन। यानी कि इस प्रकार से खनिज पदार्थों का अपक्षय होता है, वेदरिंग होता है चट्टानों का। अच्छा, इसमें तीसरा पार्ट क्या आता है? अभी हम इसके तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। ऑक्सीकरण हमने पढ़ लिया है, यह जो पढ़ लेते हैं वो साइड में लिख देता हूं। ऑक्सीकरण। दूसरा आता है अवकरण। तीसरा आता है आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को हम बोलते हैं जल योजन। हाँ, तो जल योजन में क्या होता है देखिएगा। हाँ, इसका तीसरा पार्ट है जल योजन। जल योजन में क्या होता है? बोलते हैं इसको हाइड्रेशन। एक मिनट। हाइड्रेशन में क्या है? आपका सिंपल प्लस H2O। हाइड्रेशन, हाइड्रा, जहां पर भी हाइड्रा नाम दिखे ना, हाइड्रा या एक्वा, वहां पर आपको सीधा सा यही समझना है कि वहां पर जल, जल का काम है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, हाइड्रा या एक्वा आए तब। तो यहां पर क्या है? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है H2O ऐड होगा, H2O ऐड होगा। जिस प्रकार में कोई एग्जांपल लेता हूं कि आपका Fe2O3 है, इसमें H2O ऐड हुआ तो Fe2O3.3H2O। यहां पर 3 मॉलिक्यूल अगर आप वाटर के लेंगे तो 3 मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएंगे। ये होता कैसे है? कल का जो बात किया था कि दरारें आ जाती है चट्टानों में, चट्टानों में दरारें आने के बाद में क्या होता है? चट्टानों में दरारें आई, चट्टानों में दरारें आने के बाद में पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद जो जल है वो अभिक्रिया करने लगता है चट्टानों में उपस्थित खनिज तत्वों के साथ। जो खनिज पदार्थ हैं वो रसायन के रूप में उपस्थित होते हैं। उन खनिज तत्वों के साथ जो अभिक्रिया करना लगता है आयरन ऑक्साइड, वो खनिज तत्वों के साथ जो पानी अभिक्रियाएं करने लगता है तो आयरन ऑक्साइड हाइड्रेशन की अभिक्रिया करके Fe2O3+.3H2O बन जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसमें लगभग जो 60% जो केसेस होते हैं वो इसी से इंक्लूड होते हैं। बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार से होती है क्योंकि जल हर जगह उपस्थित होता है, नमी हर जगह होती है। जहां पर नमी या जल होता है, जहां पर वर्षा के क्षेत्र होते हैं, वहां पर ये अभिक्रियाएं ज्यादा होती है। ये एक जल से रिलेटेड अभिक्रिया है। इसके बाद में दूसरी जल से रिलेटेड अभिक्रिया है, वो इससे इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं जल विश्लेषण। जल विश्लेषण आपका चौथा पार्ट आता है जल विश्लेषण या अपघटन बोल देते हैं। जल विश्लेषण क्या होता है?
इसमें H2O इस प्रकार टूट जाता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जल के जो अणु होते हैं ना, सॉरी, H2O जो होता है वो H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। जल एक H2O जो इसका रसायन है वो टूट जाता है किसमें, H प्लस और OH माइनस में। अब ये अलग अलग अभिक्रियाएं करेंगे। अभिक्रियाएं कैसे करेंगे, देखिए कैल्शियम सिलिकेट है, ये अभिक्रिया करेगा H2O के साथ, तो H2O इस प्रकार से टूट जाएगा H प्लस OH माइनस में। अब H प्लस अभिक्रिया करेगा और OH माइनस अभिक्रिया करेगा, तो OH माइनस अभिक्रिया करेगा ना, वो तो अभिक्रिया करेगा कैल्शियम के साथ, ये इसमें टूट जाएगा, ये टूट जाएगा कैल्शियम। जब जल इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये भी टूट जाएगा कैल्शियम के और ये SiO3 में टूट जाएगा। कैल्शियम के ऊपर +2, SiO3 के -2। अब यहां पर माइनस वाले के साथ प्लस वाला ऐड होगा और माइनस वाले के साथ प्लस वाला ऐड होगा, तो इस अभिक्रिया में क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव Ca प्लस के साथ जुड़ेगा तो CaOH2 ये निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बनेगा जो सिलिकेट ऑक्साइड है वो H के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2SiO3 बन जाएगा, H2SiO3। अब इसमें देखो होता क्या है, पहले तो सिंपल सी बात है H2O H प्लस जल विश्लेषण या अपघटन यानी कि जल का टूटना इसी को बोलते हैं। H प्लस OH नेगेटिव में टूट गया, इसने कैल्शियम सिलिकेट के साथ H प्लस OH नेगेटिव में टूटा, कैल्शियम सिलिकेट को Ca+2 और SiO3 -2 में तोड़ दिया। अब माइनस वाला प्लस वाले के साथ, प्लस वाला माइनस वाले के साथ अभिक्रिया करेगा और ये बनेंगे। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम जितने भी सार होते हैं वो क्या है, नीचे बैठ जाते हैं। अब आपने एक चीज तो देखी ही होगी, एल्यूमिनियम आयरन, एल्यूमिनियम और आयरन दोनों मृदा की ऊपरी परत में होते हैं, और जो लवण होते हैं या जो सार होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। देखो ये तो मृदा में होता ही होता है, ये है वो सारीय रूप प्रदान करता है, मृदा को सार बना देता है, सारीय रूप प्रदान करता है। तो इसने जल के अंदर मिल गया, जल के अंदर मिलने से ये घोल बन जाता है इस रूप में। यहाँ पर कैल्शियम की जगह सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। तो ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये क्या है, सार बनाते हैं, और ये मृदा के साथ जल के साथ घोल बनाकर मृदा में नीचे बैठ जाते हैं। यानी मृदा की जो सारीय प्रवृत्ति है वो नीचे बैठ जाती है, घोल के रूप में परिवर्तित होकर, जो लवण होते हैं वो घोल के रूप में परिवर्तित होकर के नीचे बैठ जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर आती है सिलिकेट और हाइड्रोजन, ये मृदा में उपस्थित रहते हैं। हाइड्रोसिलिकेट जिसको बोलते हैं, यह मृदा में ऊपर उपस्थित रहता है। मृदा में उपस्थित और क्या रहता है, आयरन और एल्यूमिनियम। आयरन और एल्यूमिनियम ऐसा घोल नहीं बना पाते, उसी की वजह से आयरन और एल्यूमिनियम मृदा में ऊपर की सतह पर उपस्थित रहते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आज से ध्यान रखेंगे कि जो सारीय प्रवृत्ति है के जो सारीय प्रवृत्ति या लवणीय प्रवृत्ति के जो रसायन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या सोडियम है, वो क्या है, जल के साथ विश्लेषण करके, जल के साथ अपघटन अभिक्रिया करके नीचे बैठ जाते हैं घोल के रूप में, उनके साथ घोल के रूप में हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। और इसी के रूप में अगर पौधों को इनकी आवश्यकता होती है कैल्शियम की या पोटेशियम की, और इसी के रूप में पौधे इन्हें इसी घोल के रूप में पौधे क्या है, जड़ों द्वारा इनको ले लेते हैं अगर पौधों को आवश्यकता होती है तो। अगर दूसरी चीज, आयरन और एल्यूमिनियम यहाँ पर ऊपर रहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई होगी। तो सीधी सी बात है कि आयरन और एल्यूमिनियम ऊपर की परत में रहेंगे, और पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम ये है क्या है, घोल के रूप में, यानी कि इस प्रकार जो बन जाता है वो नीचे बैठ जाते हैं। यानी कि सारीय प्रवृत्ति को खत्म करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये, मृदा की सारीय प्रवृत्ति को। अब आगे जब आप पढ़ेंगे सस्य विज्ञान में, तो मृदा की सारीय प्रवृत्ति को खत्म करने का बहुत अच्छा तरीका ये भी है एक। तो
तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मृदा अगर आप पढ़ लेंगे तो आधे से ज़्यादा जो पोषक तत्व और जल से संबंधित चीज़ें हैं, मृदा का वेदरिंग अपक्षय पढ़ लेंगे तो मृदा से संबंधित और सस्य विज्ञान से संबंधित आधे से ज़्यादा समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसमें अगला क्या रहता है, चौथा लिखा था हमने जल विश्लेषण। आगे आता है इसमें निर्जलीकरण। अच्छा, इसमें क्या है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण होता है क्या है भाई, डिहाइड्रेशन। अब कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, बोला होगा किसी को कि डिहाइड्रेशन हो गया या डिहाइड्रेशन होता है। वो कैसे होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब है कि पानी निकलना आपके शरीर में से या कोई भी चीज में से। आप यूं बोलते हो अक्सर कि डिहाइड्रेशन हो गया, तो डिहाइड्रेशन का मतलब है कि पानी निकला है आपके शरीर से, कि पानी की कमी आ गई आपके शरीर में। या निर्जलीकरण का निर्जल, निर्जल जल के बिना, यानी कि जल का कोई भी चीज से नुकसान होना, जल का कोई भी चीज से निकल जाना क्या है, निर्जलीकरण है। और निर्जलीकरण की एक बात और मैं बता दूं आपको कि शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होता है। शुष्क क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं कि जहां पर नमी कम होती है और तापमान ज्यादा होता है, तो शुष्क क्षेत्रों में निर्जलीकरण है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि तापमान ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होने से पानी है वो निकल जाता है, भाप के रूप में परिवर्तित होकर उन रसायनों को छोड़कर चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो यहां पर आपको देखना है, इसमें आपने H2O जोड़ा था, इसमें आपने H2O को तोड़ा था, यहां पर H2O को निकालना है। यहां पर -H2O, सॉरी। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल रहेगा आपका, जिप्सम को ले लीजिए आप। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। अब इसको जैसे ही ऊष्मा मिलती है, जैसे ही टेम्परेचर अधिक होता है इसका, तब क्या किया जाता है, इसमें से CaSO4.12H2O + 1/2H2O ये निकल जाता है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तो होता है फॉर्मूला जिप्सम का और ये होता है फॉर्मूला POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम एक खनिज है, आपको पता है। जिप्सम की चट्टानें बनी हुई होती हैं। जिप्सम बहुत ठोस अवस्था में ज्यादा नहीं पाया जाता। हाँ, ये होता है, इसको जैसे ही ऊष्मा मिलती है, इसको जैसे ही ऊष्मा मिलती है, गर्म होता है, CaSO4.12H2O में परिवर्तित हो जाता है। अब ये 12H2O में परिवर्तित हो गया, यानी कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आप POP घरों में, हॉस्पिटल में, कोलगेट में, चौक में यूज होती है, वो POP है, ये वो बन जाती है। उसके बाद इसमें हुआ तो सीधा सा यही है ना कि 3/2H2O निकाला है, या 1:1/2 जो H2O है वो रिमूव हो गया, वो क्या है, निकल गया। इतना सही काम हुआ ना, ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ 3/2H2O निकल गया। सिंपल चीज है, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसका तो मतलब ही निर्जलीकरण होता है। हाँ, इसमें से CaSO4.12H2O, इसको अगर और अधिक गर्मी मिलेगी और अधिक टेम्परेचर कर दिया जाएगा तो इसमें से 12H2O भी निकल जाएगा। इसमें से 12H2O भी निकल जाएगा। ठीक है, यह अभिक्रिया CaSO4.12H2O, ये क्या होगा, CaSO4 + 12H2O और निकल जाएगा। अब आपने कई बार अपने घरों में भी देखा होगा कि POP होती है, उसको अगर कहीं से पानी मिल जाए ना, POP को जो ये फॉर्मूला है, उसको अगर कहीं से पानी मिल जाए या नमी मिल जाए तो ये दीवारों से अलग होने लगती है। कारण क्या है कि ये वापस किस में परिवर्तित हो गई, जिप्सम में, यानी कि इसमें H2O ऐड हो गया, इसमें H2O ऐड हो गया।
और H2O ऐड होने की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? जल संयोजन या जल योजन बोलते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, निर्जलीकरण में ये सब आता है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं की बात कर रही हैं जहां पर चट्टानों के अंदर होता है। ये अभिक्रिया जो निर्जलीकरण की बात कर रहे थे हम, ये अभिक्रिया ज्यादातर किस में होती है? उष्ण और शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होती है। अच्छा, इसके बाद में अगली अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे हम। अगली अभिक्रिया आती है आपकी कार्बोनेटीकरण। कार्बोनेटीकरण या कार्बोनेशन। कार्बोनेशन, अब इसमें क्या होता है? सिंपल चीजें हैं, जीव जंतु श्वसन की अभिक्रियाएं करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, कार्बोनेशन। अब क्या है कि पौधे की जड़ें जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, पौधे की जड़ें जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है या तो तब बन जाता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल इसको बोलते हैं। ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है चट्टानों के खनिज तत्वों के साथ, तो कार्बनिक अम्ल यहां से बन गया। या फिर ये होता है कि CO2 है वो CO3-2 में परिवर्तित हो जाता है। दो प्रोसेस हैं, जब चट्टानों में या मृदा में जड़ें उपस्थित होती है, वो श्वसन की अभिक्रियाएं करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन वो लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड या तो पानी के साथ अभिक्रिया करेगी और H2CO3 बना करके कार्बनिक अम्ल बना देगी, जो बहुत अधिक क्रियाशील होता है। किसके साथ? चट्टानों या मृदा के खनिज तत्वों के साथ। दूसरा चीज है CO2 अभिक्रिया करता है और CO3-2 में परिवर्तित हो जाता है। इसको तो बोलते हैं बाइकार्बोनेट और इसको बोल देंगे कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, जब ये दोनों अभिक्रियाएं करते हैं कोई भी खनिज तत्वों के साथ, कोई भी खनिज तत्व ले लीजिए, खनिज तत्व के साथ या तो CO3-2 ने या H2CO3 ने अभिक्रिया की तो उनका अपक्षय हो जाएगा, वो टूट जाएंगे। ये होती है कार्बोनेटीकरण की अभिक्रिया, यानी CO3 और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के ऐड होने की, जुड़ने की अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं? कार्बोनेटीकरण। ये मुख्यतः जहां पर चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों में अगर पौधे उपस्थित हैं तब होता है, या फिर कोई पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी जीवित चीजें हैं उनके वो मरने के बाद जो गलन सड़न होता है, उसकी पत्तियां हैं, उसके अंदर जो भी पदार्थ उपस्थित है उन जीव जंतुओं में, उनमें कार्बन उपस्थित होता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बोनेट बना लेते, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद बाइकार्बोनेट या CO3-2 बन जाता है और वो अभिक्रियाएं बहुत जल्दी से करते हैं जल के साथ, और कार्बनिक अम्ल बनता है। कार्बनिक अम्ल फिर आगे खनिज तत्वों के साथ बहुत अधिक अभिक्रियाएं करता है और चट्टानों का अपक्षय होता है, चट्टानें टूटती हैं। ये तो था कार्बोनेटीकरण। अच्छा, इसका अगर मैं अगला भाग बताऊं, क्या है अगला भाग? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में क्या आता है? सॉरी, बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। अगला भाग आएगा इसका कार्बोनेटीकरण। कार्बोनेटीकरण। तीसरा आता है डीकार्बोनेशन। कार्बोनेशन या कार्बोनीकरण, डीकार्बोनेशन। अच्छा, इसमें भी सिंपल वही CO2
बनता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी बताया था कि श्वसन की अभिक्रियाएं होती है, CO2 बन जाता है और H2CO3 में परिवर्तित हो गया, ये सब चीजें जिसमें चलती रहती हैं। तो CO2 से CO3 -2 बने या H2CO3 बने, इनके रिमूव होने की जो प्रक्रिया है, इनको जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, जैसे हमने निर्जलीकरण में H2O को बाहर निकाला था, डीकार्बोनेशन में हमें CO2, CO3-2 और H2CO3 में परिवर्तित करके उनको बाहर निकालना है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? डीकार्बोनेशन या डीकार्बोनीकरण। डीकार्बोनेशन का एग्जाम्पल मैं अगर दूं, CaHCO3 ट्वाइस CaCO3 में परिवर्तित हो जाता है प्लस O2। CaHCO3, ये CaHCO3 यही है जो आपने बाइकार्बोनेट बनाया था, उसके बाद आपका CaHCO3 आ जाता है, CaHCO3 आ जाता है, CaCO3 बनता है और उसके बाद में यहाँ पर बनता है, बाहर निकलेगा जो CO2, यही तो हमें बाहर निकालना था। ये बाहर निकालें, ये बाहर निकालें या ये बाहर निकालें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी इन तीनों में से कोई भी अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको डीकार्बोनेशन बोलते हैं या डीकार्बोनीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी चट्टानों के अपक्षय में जो रासायनिक अभिक्रियाएं काम में आती है, उनके बारे में हमने अब तक बात की है, उन्हीं के बारे में अब तक हमने पढ़ा है। तो हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग से ब्रीफ में देखते हैं कि क्या किया था। चट्टानों का अपक्षय पढ़ना स्टार्ट किया था। चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार होता है कि वो मैत्रिक मृदा, चट्टानें मृदा पैतृक पदार्थ में परिवर्तित होती है। भौतिक और रासायनिक और कार्बनिक क्रियाएं होती है और भौतिक, रासायनिक और कार्बनिक क्रियाएं यही हैं जो हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में मृदा प्रोफाइल में और फिर मृदा में और फिर उनका अपर्दन होता है, फिर वो वापस से रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। ये कल के लेक्चर में हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि भौतिक क्रियाएं कौन सी है। भौतिक, रासायनिक और कार्बनिक 3 प्रकार के कारक होते हैं जो इसमें काम में आते हैं। भौतिक में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भौतिक में अब तक? तापक्रम किस प्रकार से मृदा का चट्टानों को मृदा में परिवर्तित करता है, और जल किस प्रकार से, वायु किस प्रकार से, भूकंप, ज्वालामुखी, ये 4-5 कारक हमने पढ़े थे। और उसके बाद में हमने बात की है रासायनिक अभिक्रियाओं की, कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से इसमें सहायक होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो पहला पॉइंट पढ़ा था ऑक्सीकरण, या तो ऑक्सीजन को ऐड कर दो या फिर क्या करना है, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो प्रोसेस है उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। अवकरण क्या है? अवकरण में उल्टा है ऑक्सीकरण का, या तो ऑक्सीजन निकाल दो या फिर हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। जलयोजन में हमने सीधा क्या काम किया कि H2O को ऐड कर दिया। इन तीनों का ध्यान रखना है। जलयोजन, जल विश्लेषण और निर्जलीकरण, तीनों का ध्यान रखना है। इसमें H2O सीधा ऐड किया था, जैसे CaSO4 है, उसमें CaSO4.H2O हो जाएगा। H2O का मॉलिक्यूल है वो सीधा का सीधा जाकर के ऐड होता है। जल विश्लेषण में H2O है वो हाइड्रोजन और OH- H+ और OH- में टूट जाता है। इससे सारीयता, जो मृदा की सारीय प्रवृत्ति होती है, उसको नीचे घोल में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे वो नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद में निर्जलीकरण पढ़ा था। निर्जलीकरण का मतलब ही रिमूवल ऑफ H2O होता है, निर्जल यानी कि जल को निकाल देना। उसके बाद में आता है आपका कार्बोनेटीकरण। कार्बोनेटीकरण में हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में परिवर्तित कर देते हैं और ये जुड़ जाते हैं। और दूसरा लास्ट था डीकार्बोनेटीकरण, ये 7वां पॉइंट है आपका। डीकार्बोनेशन या डीकार्बोनेटीकरण में हमने पढ़ा था, सिंपल सी चीज थी कि या तो CO2 या CO3 कार्बोनेट बोलते हैं जिसको, या बाइकार्बोनेट होता है उसको निकाल देते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं से क्या होता है, आपका जल का अपक्षय होता है। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बनिक पदार्थों द्वारा, कार्बनिक जो चीज़ें होती हैं, जल, मनुष्य, जल, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, इनसे इनका चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिएगा साथ साथ, और साथ साथ लिखते जरूर रहें। और आपको कैसा समझ में आया बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।